आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे रोमांचक घटनाक्रमों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का उदय, उनका एकदम चरम पर पहुंचना और फिर उनका नाटकीय विखंडन। उपलब्ध स्रोतों पर आधारित इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक चक्र को समझेंगे जहां छोटे छोटे कबीले विशाल साम्राज्यों में बदल गए और फिर कैसे सत्ता के एक वैक्यूम ने पूरे उपमहाद्वीप को फिर से कई टुकड़ों में बांट दिया। सच में ये भूगोल, महत्वाकांक्षा और अलग अलग विचारधाराओं के जबरदस्त टकराव की कहानी है। चीजों को साफ साफ समझने के लिए आइए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, मगध का उदय। दूसरा, सिकंदर की रुकी हुई महत्वाकांक्षा। तीसरा, चंद्रगुप्त और यूनानी। चौथा, शांतिवाद और साम्राज्य का पतन। और अंत में पांचवा, एक खंडित उपमहाद्वीप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, मगध का उदय। ये कालक्रम हमें इस पूरे ऐतिहासिक चक्र का एक मैक्रो प्रोग्रेशन दिखाता है। बात महाजनपदों के छोटे राज्यों से शुरू होती है जो आगे चलकर मौर्यों के विशाल साम्राज्य में बदल जाते हैं। इसके बाद मौर्योत्तर काल में फिर से विखंडन होता है और आखिर में गुप्त साम्राज्य के रूप में हम फिर से एकीकरण देखते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती दौर में पूर्ण प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रही प्रमुख शक्तियों की संख्या थी 16। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। ये सभी सत्ता हासिल करने की होड़ में थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से केवल एक ही राज्य बाकी सबको पूरी तरह से पीछे छोड़ने वाला था, और वो राज्य था मगध। पर सवाल यह है कि मगध ही क्यों? इसका रहस्य उसके बेहतरीन भूगोल में छिपा था। पास के झारखंड से उन्हें अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता था, यानी सबसे शानदार हथियार। बिहार में गंगा और सोन नदियों ने कृषि और व्यापार को एकदम समृद्ध बना दिया था, और कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर नियंत्रण का मतलब था युद्ध के लिए हाथियों की एक अजय सेना। उस दौर में उन्नत हथियार और हाथी होने का मतलब ही था असीमित शक्ति। अब हम आते हैं भाग 2 पर, सिकंदर की रुकी हुई महत्वाकांक्षा। जब भारत के अंदर ये विशाल साम्राज्य आकार ले रहा था, तभी मैसेडोनिया से एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर महान, वो पूरी दुनिया जीतने निकला था, लेकिन उसकी भौगोलिक समझ काफी हद तक सीमित थी। उसे लगता था कि मध्य एशिया के बाद एक छोटा सा भारत आएगा और उसके ठीक बाद रूस आ जाएगा, जहां से वो वापस यूरोप लौट सकेगा। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। भारत एक विशाल भूभाग था, जिसके बाद एक और भी बड़ा चीन था, और तब कहीं जाकर रूस की सीमा आनी थी। नतीजा ये हुआ कि जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पहुंची, तो उन्हें इस विशाल भौगोलिक वास्तविकता का अंदाजा लग गया। उन्हें समझ आ गया कि मगध की राजधानी अभी बहुत दूर है। इसी बात ने सिकंदर की अजय सेना को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दुनिया जीतने निकले सिकंदर को अपने कुछ कमांडरों को वहीं छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, चंद्रगुप्त और यूनानी। सिकंदर के लौटने के बाद उसके छोड़े हुए कमांडरों का सामना अब उभरती हुई मौर्य शक्ति से होने वाला था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को लगा कि जो काम सिकंदर नहीं कर पाया वो कर लेगा। उसने भारत की ओर कूच किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह करके एक ऐतिहासिक गठबंधन बनाया। दहेज के रूप में मौर्य साम्राज्य को आधुनिक अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और हेरात जैसे विशाल भूभाग मिल गए। अब मौर्य साम्राज्य सच में एक अखंड साम्राज्य बन चुका था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा चौथा भाग, शांतिवाद और साम्राज्य का पतन। इतने शानदार विस्तार के बाद स्रोत सामग्री हमारा ध्यान कुछ ऐसे आंतरिक वैचारिक बदलावों की ओर खींचती है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार सम्राट अशोक के बाद सैन्य अभियानों में कमी की गई और शांति की नीति अपनाई गई। स्रोत यह तर्क देता है कि शांतिवाद और सेना के घटाव ने सीमाओं पर एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का निर्वात पैदा कर दिया, जिससे विदेशी घुसपैठियों के लिए रास्ते खुल गए। उस समय सत्ता के गलियारों में एक सीधा वैचारिक टकराव चल रहा था। एक तरफ थे अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ, जो सीमा पर लगातार हो रहे इंडो ग्रीक आक्रमणों के बावजूद धम्म यानी शांतिवाद के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। दूसरी तरफ थे उनके मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिनका स्पष्ट मानना था कि इन बाहरी हमलों को रोकने और राज्य को बचाने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। इस गहरे मतभेद का परिणाम बेहद नाटकीय रहा। पुष्यमित्र शुंग ने पूरी सेना के सामने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक सैन्य तख्ता पलट कर डाला। उसने घोषणा की कि राज्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए उसने आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किए और प्रसिद्ध ऋषि पतंजलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया ताकि वो आक्रमणकारियों को खदेड़ सके। और अब हम आते हैं अंतिम चरण पर, भाग 5, खंडित उपमहाद्वीप। पुष्यमित्र के उन तमाम सैन्य प्रयासों के बावजूद जो दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें पूरी तरह भरना अब संभव नहीं था। उपमहाद्वीप का विखंडन अब टाला नहीं जा सकता था। इसी दौर को इतिहास में मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन एरा कहा जाता है। यह वो समय था जब भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी और पूरा भूभाग बुरी तरह से विकेंद्रीकृत और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों में बंट गया था। अगर उस समय के राजनीतिक नक्शे को देखें तो ये पूरी तरह बिखर चुका था। उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण सत्ता जमा रहे थे। मध्य भारत में शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे राजवंश उभर आए थे और सुदूर दक्षिण में चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित हो रहे थे। एक विशाल साम्राज्य अब पूरी तरह से विभाजित हो चुका था। लेकिन इतिहास हमेशा एक चक्र में चलता है। इस भारी विखंडन के बाद अंततः गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त वंश ने एक बार फिर इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना शुरू किया और उपमहाद्वीप को फिर से एकजुट कर दिया। इसके साथ ही साम्राज्यों के उदय और पतन का वह चक्र फिर से अपनी शुरुआत पर आ गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या साम्राज्यों का विखंडन तय है जब उनका ध्यान लगातार विजय अभियानों से हटकर शांतिकालीन प्रशासन की ओर चला जाता है? क्या सैन्य शक्ति के बिना किसी विशाल साम्राज्य को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है? मगध से लेकर मौर्योत्तर काल तक का ये चक्र इस गहरे ऐतिहासिक दुविधा को बिल्कुल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।